नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सी-टेट प्रीवियस सॉल्व पेपर की बात करेंगे। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सी-टेट परीक्षा 2022 में हुई थी, उसके सॉल्व पेपर की बात करेंगे और प्राइमरी लेवल का यह 150 क्वेश्चंस रहने वाला है। एक चीज़ और बता देता हूँ, डिटेल के साथ हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर के ए टू जेड आपको जो है सॉल्व पेपर करना बहुत जरूरी होता है अगर सी-टेट क्वालिफाइड करना प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट है। इसके पहले 2023 का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर में ऑलरेडी कंप्लीट हम कर चुके हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिला। लेकिन जो हम पेपर करते हैं व्याख्या सहित करते हैं, इससे डिफिनेशन होती है, हर ऑप्शन को हम तरीके से आपको बताते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो आप सभी लोग तैयार हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। CDP की बात करेंगे, पेडागोजी से हम स्टार्ट करेंगे पहले, जहाँ पे हमारे बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे। पहले 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिनमें से प्रश्न भी रहेगा हमारा और उसके नीचे फिर हम डिफिनेशन आपको बताते हैं। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे सी-टेट में पूछा गया था। सी-टेट 2022 का जो पेपर बता देता हूँ, जो 6 फरवरी का 2023 में पेपर हुआ था। ठीक है, परीक्षा 2022 का है लेकिन पेपर आपका 6 फरवरी को हुआ था, उसका हम सॉल्व पेपर करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और ए टू जेड आपका क्लियरेशन करेंगे। जिसमें से पहला प्रश्न दिया गया है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता का स्पष्टता चर्चा करता है। अब देखिए, हमें यहाँ पे समझना क्या है। यहाँ पे दिया गया है शारीरिक, फिजिकल, मोटर, गत्यात्मक, सोशल यानी सामाजिक और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। अब यहाँ से हमारा लाइन क्लियर होगा, समस्या समाधान, समालोचनक चिंतन और तार्किक स्पष्टता। ये 3 लाइन आपने ध्यान दिया होगा। ये किसके अकॉर्डिंग आ जाती है? तो ये तीनों लाइन हमारे संज्ञानात्मकता के अकॉर्डिंग आ जाती है, कॉग्निटिव के अकॉर्डिंग आ जाती है। ये चीज़ समझना जरूरी है। ये चीज़ जब आप समझ जाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, मैंने क्या बताया, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और विकास संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यता जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक, ये स्पष्ट करता है। तो बौद्धिक योग्यता किसकी हो गई? बौद्धिक योग्यता जहाँ पर बात होगी वहाँ पे समस्या समाधान की बात होगी, समालोचनात्मकता की बात होगी और चिंतन और तार्किकता की बात होगी। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास के तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमता जो होती है, अर्थात बुद्धि, चेतना, विचार और समस्या समाधान के विकास में होता है। और ये कब होता है? जो शैशवावस्था से प्रारंभ हो ही जाता है। और एक ऐसा विकास होता है, ये एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया होती है। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ये डिफिनेशन जो बता रहे हैं, इन्हीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो ए टू जेड आपको रिमाइंड करते रहना है और अपने मेमोरी में सेव करते रहना है। दिल से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। विकास सभी लोग जानते हैं सिर से पैर की ओर बढ़ता है, हेड टू टोन। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और ये रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो हमारी होती है उसमें समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन है और समाजीकरण का द्वितीयक कारक, यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कारणों की हमें चर्चा करके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शंस में जो दिया गया है कि परिवार और विद्यालय। प्राथमिक क्या होता है? बाल अवस्था के प्रारंभिक में प्राथमिक जो होता है वह परिवार, फैमिली होता है और दूसरा होता है विद्यालय। ये सभी लोग जानते हैं। प्राथमिक कारक कौन होगा? परिवार, फैमिली होता है और दूसरा होता है विद्यालय। तो दोनों चीज़ों को आप समझ लेना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान जो होता है परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे जीन पियाजे जी हैं, संज्ञानात्मक विकास से जाने जाते हैं
और जीन पियाजे जी के सिद्धांत में उन्होंने एक स्कीम के बारे में चर्चा की थी कि जो स्कीम अगर संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो वह किसका उत्पन्न होगा। तो वह सभी लोग जानते हैं वह हमारा असंतुलन का होगा, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल रही। संतुष्ट जब परिणाम नहीं मिलेगा तो वह असंतुलन होगा, ना तो अनुकरण कहलाएगा, ना ही संरक्षण कहलाएगा, ना ही विकास का समीपस्थ क्षेत्र होगा, तो वह होगा असंतुलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतः जो प्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। और जीन पियाजे जी ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया है। ये 4 अवस्थाएं अपने रिमाइंड में सेव कर लीजिएगा, अपने ठीक है माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। प्रत्येक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है C-टेट को इस बार A to Z 101% फतेह करना, 101% क्रैक करना, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। संवेदी गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था कहलाती है। तीसरी होती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। और चौथी होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। ठीक है, और जीन पियाजे के जो सिद्धांत है किसके अकॉर्डिंग आते हैं, तो संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। अगर प्रश्न आ गया संरक्षण की भूमिका जीन पियाजे जी की किस अवस्था से रिलेटेड है, या संरक्षण की भूमिका कोई एग्जाम्पल देके पूछता है, अगर ये शब्द लिखा हो संरक्षण की भूमिका, तो वह आपके जीन पियाजे जी के अंतर्गत हमारी मूर्त संक्रियात्मक अर्थात तृतीय अवस्था के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ये चीज़ें समझना है सभी को। अगला, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। देखिए, जीन पियाजे जी के विकास के सिद्धांत में अगर आरंभ करने की बात करें, वस्तु स्थायित्व की बात हो, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। क्यों कर रहे हैं, देखिए संवेदी गामक जो अवस्था होती है, इस अवस्था का ध्यानपूर्वक हम समझें, यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। संवेदी गामक अवस्था की अगर बात करते हैं तो देखिए संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें उपलब्ध होती हैं, वस्तु स्थायित्वता होती है, लक्ष्योन्मुखी होता है और व्यवहार का उद्भव होता है। ये 3 एग्जाम्पल्स है आपके, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चा में क्या क्या उपलब्ध हो जाती है, बच्चे में वस्तु की स्थायित्व हो जाता है, लक्ष्योन्मुखी हो जाता है, व्यवहार का उद्भव हो जाता है। इसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें आत्मकेंद्रिता बच्चे में आ जाती है, काल्पनिक खेल आने लगता है और प्रत्यात्मक बोध का विकास होता है। तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा परिरक्षण, क्रमबद्धता होती है, वर्गीकरण, मूर्त तार्किक चिंतन, यानी तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है बच्चा। लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था में इसमें जो बच्चा होता है अमूर्त तार्किक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करते हैं, यानी परिपक्वता की बात आ जाती है यहाँ पे। अमूर्त या औपचारिक, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आइए बात करते हैं, आपके प्यारा प्यारा सा प्रश्न और आ चुका है आपके। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है कि रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसे नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। तो वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है। अब देखिए समझिएगा, रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, एक दुविधा प्रस्तुत की गई कि उसको प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उसने क्या कहा कि हिंज को पैसा चुराना नहीं चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है। दोनों चीज़ें बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दोनों चीज़ें बताई गई हों अर्थात वहाँ पे कौन सा होगा, लॉ एंड ऑर्डर और नेशन की बात होंगी, अर्थात कानून व्यवस्था और अभिविन्यास की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर को 6 सोपानों में विभक्त किया गया है, जिसमें से आपका पहला आता है पूर्व लैंगिक स्तर आता है, जो कि 4 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था का होता है। इसमें कैसा सोपान होता है, सजा या आज्ञा पालन होता है। अभिविन्यास इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है और सोचता है, क्या सोचता है, बालक ये सोचता है कि यदि
मैंने यह कार्य तोड़ा तो दंड पाऊंगा, अतः वह उचित होगा कि वह नियम विरुद्ध कार्य ना करे। दूसरी अवस्था इस पर यह होती कि कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ को प्रोत्साहित होता है, अतः वह ये सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना चाहिए, शायद मुझे पुरस्कार मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें आती है। इसके बाद आता है आपका लैंगिक स्तर। लैंगिक स्तर में क्या होता है, 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, अच्छा लड़का लड़की आपने देखा होगा, अक्सर पूछा जाता है। तो यह इसमें क्या अभिविन्यास होता है कि इस अवस्था में बालक ये सोचता है कि नकल कर लूँगा तो पास हो जाऊँगा, तो मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। लेकिन इस पर दूसरा भी रीजन है कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में क्या होता है कि इस अवस्था में बालक यह भी सोचता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। दोनों चीज़ें समझना है। और तीसरा होता है पश्च लैंगिक स्तर, 13 वर्ष से अधिक बच्चों के ऊपर होता है। इस 5वीं अवस्था में यहाँ पे क्या है कि सामाजिक संविदा अभिविन्यास होता है, अर्थात इस अवस्था में बालक ये सोचता है कि मैं चोरी कर लूँगा यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो, जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। लेकिन इसका अगला भी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस पर अभिविन्यास यह है कि यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बालक ये सोचता है कि किसी की जीवन रक्षा के लिए अगर मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि ही क्यों न हो। ये क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात आ जाती है इसीलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही। सारे मनोवैज्ञानिक के क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड सारा कुछ आपको मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, अवर टीचर्स फैमिली है। तो इस बार हमारा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। जो सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है, बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, या संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा होता है, या संस्कृति उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। तो देखिए, लेव वाइगोस्की के विचार यहाँ पे देखा जाए उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कथन सही होगा वह यह होगा कि सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। लेव वाइगोस्की की बात अगर आती है तो संस्कृत उपकरण अधिगम की प्रक्रिया की बात आती है। क्यों आती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लेव जो वाइगोस्की हैं इनके सिद्धांत सामाजिक संस्कृत सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं, और इनके सिद्धांत का मुख्य आधार क्या होता है, उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन। अगर उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन कहीं भी आपको दिखे तो समझ जाइएगा लेव वाइगोस्की से संबंधित है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग शिक्षण अधिगम की ऐसी कौन सी विधि है जो अधिगम को समुन्नत। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला है निष्क्रिय अनुकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण और उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सहभागी अधिगम हो जाएगा। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात आएगी। देखिए, कोऑपरेटिव लर्निंग की क्यों बात करते हैं, क्योंकि शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि होती है जो अधिगम को समुन्नत करती है, अर्थात यह एक प्रकार का सहयोगी शिक्षा होता है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूह में काम कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान भी खोजा जा सके। और यह क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। भैया, ऐसी शिक्षा जो बाल केंद्रित हो। जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो वह किसकी आपकी अनुशंसा कर सकती है, वह व्यक्तित्व भिन्नताओं पर ध्यान देना। क्योंकि हमारे आप में, बच्चों में सभी में विभिन्नताएं होती हैं। सभी एक समान का व्यक्ति नहीं होता है। कोई छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटा नॉलेज होगा, कम नॉलेज होगा, कोई गोरा है, कोई श्यामला है, कोई कुछ चीज़ें हैं। कोई भी एक समान आपको नहीं मिलता, बहुत विरले ही मिलेंगे। चाहे वह चिंकी मिंकी की बात यहाँ पे मत कर लीजिएगा कि वो तो दो सेम हैं।
लेकिन फिर भी उनमें भी कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता में, कहीं ना कहीं चीज़ें में, कहीं कहीं इंटरेस्ट में, कहीं कहीं अपने शौक़ में, कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना बाल केंद्रित शिक्षा इसकी अनुशंसा करती है। प्रत्येक बच्चे को ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कैसी होती है। देखिए, बुद्धि का जिक्र हो और हार्वर्ड गार्डनर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए, जो बुद्धि हमारी हो जाती है वह किसके अकॉर्डिंग हो जाती है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए थे, एग्जाम में दिया गया था, लेकिन इस पर जो होगा कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर भी होते हैं अकॉर्डिंग हार्वर्ड टू गार्डनर। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के सिद्धांत में देखा जाए तो बुद्धि कई प्रकार की होती है। व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न प्रकार के स्तर होते हैं और इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होके बहुकारक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होके बहुकारक है। किसने कहा है? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है अपने बुद्धि के सिद्धांत में कि बुद्धि का स्वरूप जो होता है एकाकी न होके वह बहुकारक होता है। और हार्वर्ड गार्डनर ने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, प्रश्न आ गया कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है, इसके राइटर कौन है? तो हार्वर्ड गार्डनर है। और इसी बुक में इन्होंने वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी ऑलरेडी। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न, ठीक है। और हार्वर्ड गार्डनर के कुल 9 प्रकार के बुद्धि को उन्होंने वर्णन भी किया है और ये बुद्धि के आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं ऑलरेडी। तो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलना है। तार्किक गणितीय, भाषाई बुद्धि, स्थानिक, शारीरिक गतिक, संगीतिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, आश्रितवादी बुद्धि। ये 9 बुद्धियाँ हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसमें से कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो आपको आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं प्रीवियस पेपर अच्छे तरीके से समझिए। आंसर जानना जरूरी नहीं होता है, आंसर के साथ साथ डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। क्यों सही है, किस रीजन से सही, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है अगली बार एग्जाम उससे रिलेटेड प्रश्न आए, वन आके, इसलिए डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, जिसमें अभिकथन दिया गया है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित सम्बद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। इसमें तर्क यह दिया गया है कि भाषा विकास के विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। अब ये जान लीजिए 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, अभिगम और अधिकथन वाले पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित सम्बद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। ये तो हमें समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं तर्क की, कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं। अब ऐसा हो नहीं सकता है भाई, भाषा विकास में विद्यालय परिवेश की कोई भूमिका न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है भाषा सीखने में वह वातावरण का पड़ता है। जहाँ बच्चा रह रहा, चाहे घर में हो चाहे विद्यालय में हो, तो इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका जो तर्क दिया गया है वह गलत दिया गया है, अर्थात ए तो सही दिया गया है लेकिन आर गलत दिया गया है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन किसको बढ़ावा देते हैं? तो इस तरह के जो कथन होते हैं वह किसको बढ़ावा देते हैं? जेंडर रूढ़िवादी। प्रश्न की अगला प्रश्न जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्या दिया गया है आइए पढ़ते हैं और इसका आंसर सही सटीक जानकारी जानते हैं। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए? जो बच्चों में स्वीकृत अधिगम होता है उसके शैलियों में व्यक्तित्व भिन्नताओं को किस प्रकार के या भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे निगेटिव पक्ष देखना है। देखिए, उन्हें बहुविध तरीक़ों से जानकारी प्रस्तुत करें, ये तो सही बात है। उन्हें बहुविध तरीक़ों से जानकारी
जानकारियों पर काम करने का अवसर देना, तो अवसर देना भी पॉजिटिव होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके बाद यह कि उन्हें बहुविध तरीक़ों से काम में शामिल होने का अवसर देना, तो अवसर मतलब देना यानी पॉजिटिव हो जाएगा ये भी चीज़ें। अगला है कि उनका बहुविध तरीक़ों से नमीकरण अर्थात लेवलिंग व पृथक्करण करना, तो ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। उन्हें बुद्धि के तरीक़ों से अगर नामीकरण करना कि एक कम बुद्धि वाला है, अधिक बुद्धि वाला है, तो ये क्या है, एक बच्चों में निगेटिविटी जाती है, एक थॉट्स गलत चला जाता है, रॉन्ग चला जाता है। तो ये थोड़ा लेवल करना, पृथक करना, ये नहीं करना कि ऐसे बच्चों को ऐसे पढ़ाना। ठीक है, तो इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पे डी ए के निगेटिव होगा। संबोधित इस प्रकार से जो है संबोधित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अधिगम शैली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, व्यक्तित्व भिन्नता को देखते हुए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझते हैं आप लोग अच्छे तरीके से, सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं। जायसवाल सर आप सभी को नमस्कार और नमन करते हैं, प्रत्येक भाई बहन को नमन करते हैं, क्योंकि आपका कार्य जो है देश हित में कार्य होता है। अगला है आकलन करने का मुख्य कारण क्या होता है। आकलन करना, कहते हैं मैंने इधर गया था, इसको आकलन किया। आकलन मतलब क्या करना है, मुआयना करना कह सकते हैं एक प्रकार का। ठीक है, तो आकलन करने का मुख्य कारण क्या होता है, रीजन क्यों आकलन करते हैं भाई। आकलन इसलिए किया जाता है ताकि अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थी बालक बालिकाओं की खूबियों और चुनौतियों की पहचान कर सके। इसलिए आकलन किया जाता है अधिगम को अनुकूलन बनाना, विद्यार्थियों की खूबी और चुनौती की पहचान करना, इसके लिए जो है आकलन का प्रमुख कारण हमारा हो जाता है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। पीडीएफ फाइल पाना टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या सर्च कीजिए टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर, आपको मिल जाएगा। ये सारी पीडीएफ फाइल विथ डिफिनेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आप अपने शिक्षार्थियों में अर्थात बालक बालिकाओं में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप इनमें से किन कौशलों का संवर्धन करेंगे या चाहेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने बालक बालिकाओं में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए आप जिन कौशलों का संवर्धन करेंगे वह कौशल है स्वचिंतन या प्रतिबिंबन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। जो भी विद्यालय में अगर जो भी बच्चे हैं, सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, बच्चे उनमें जो है निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करेगा। तो निम्न स्तरीय की यहाँ पे बात कर रहे हैं, निम्न उच्च दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो निम्न स्तरीय की बात हो रही है, अर्थात विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि किस ओर संकेत कर रहा है, निम्न स्तरीय यह संकेत कर रहा है क्योंकि स्तर कमजोर है। स्तर कमजोर क्यों है, क्योंकि सभी बच्चों की आवश्यकता योग्यता को संबोधित नहीं कर पा रहे, इसलिए बच्चों का स्तर कमजोर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है, तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन करता है। समझिएगा ध्यानपूर्वक, विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं के परिणाम होता है, तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन करेगा। चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिकता या मानवीय अधिकार। सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोशल, सामाजिक की बात करेंगे, सी ऑप्शन की बात करेंगे। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा भी होगा कि विकलांगता जो होता है वह सामाजिक प्रतिमान दृष्टिकोण को समर्थन करता है। इसका संबंध व्यवहारगत और पर्यावरणीय बाधाओं से होता है। विकलांगता का अधिनियम 1995 अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त किया गया है। प्रत्येक वर्ष, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो 3 दिसंबर ये याद रखिएगा, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। श्रवण बाधित बालक यानी जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, तो इन बच्चों को सफल समावेशन करना है। तो इसके लिए अध्यापक को क्या करेंगे, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और ये चीज़ें आपको फेस करना पड़ेगा, तो आप क्या करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए आपको कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, यानी जो आप बोल रहे हैं वो आप बच्चों को दिखाएं भी। तो जो बच्चों को आपके श्रवण बाधित है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो वो आपके इम्प्रेशन से समझ जाएंगे, इसलिए आपको बोलना भी है और शो ऑफ भी करना है, यानी प्रस्तुतिकरण भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ और ध्यान देना है कि जो प्रस्तुतिकरण होता है वह श्रवण बाधित के लगभग 5 फीट की दूर पर होना है। कितना, 5 फीट। ये भी चीज़ें ध्यान देना है, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है। तो जो बच्चे मेधावी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उन बच्चों में जो संभावनाएं होती हैं वह होता है समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टर्मन ने कहा है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धिलब्ध 140 से अधिक है। प्रश्न आ सकता है, ये स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है कि प्रतिभाशाली वह बालक है जिसकी बुद्धिलब्ध 140 है, किसने कहा है, टर्मन ने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सभी चीज़ों को नोट करते जाना है और हमें जो है समझते जाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। क्या चुनौती इन पर आती है, इनमें चुनौतियां आती हैं कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले को व्याख्यान करना, लर्निंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक्स। ये सारी चुनौतियां होती हैं, जिसे हम ADHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ADHD। ये बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसका प्रमुख लक्षण क्या क्या होता है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बच्चे काम कर लेता है, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कोई कठिनाई या अति सक्रियता उसमें नहीं होती है, भूलने की प्रवृत्ति होती है, ध्यान में कमी होती है, ये चीज़ें होती हैं ADHD, अर्थात अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि आपका ये भी कथन और तर्क वाला प्रश्न है। कथन है कि अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। अब दोनों में बताइए कौन सा दोनों चीज़ें सही दी गई हैं या दोनों चीज़ें गलत दी गई हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों चीज़ें हमारी सही दी गई हैं और व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्यारा सा प्रश्न यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। नेगेटिव प्रश्न, यानी ऐसी शिक्षण अधिगम की ऐसी विधि का बताना है जो ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व न दे। देखिए, पारस्परिक शिक्षण, अन्वेषण, अधिगम और सहपाठी सहभागिता, ये तीनों जो हैं, ये तीनों विधियाँ ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती हैं, लेकिन जो व्यवहार अनुकूलन होता है, जो बिहेवियर कंडीशनिंग होती है, ये आपके विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। क्यों नहीं देती है, क्योंकि सृजन के विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व इसलिए नहीं देती है क्योंकि
तीनों विधियों में बच्चे रचनात्मक विकास करके तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं, लेकिन आपके व्यवहार अनुकूलन में वृद्धि नहीं करते। सहपाठकी सहभागिता, अन्वेषण, अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, ये तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रतिभाशाली तरीके से सीखता है। तो बच्चा जो होता है जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, कुछ करने की एक जिद होनी चाहिए, कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। अगला है, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो सिंपल सी बात है, अनुरूपक चिंतन नहीं होगा, लेकिन प्रक्रियात्मक स्थिरता। अगर प्रक्रियात्मक स्थिर आपके आ जाती है तो ये जो होता है समस्या समाधान के विकास में बाधक माना जाता है। बाकी बहुविधि तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करना, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना या अनुरूपक चिंतन करना, ये तीनों हमारे बालक बालिका के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक नहीं होते। लेकिन बाधक कौन होता है? बाधक वह होता है प्रक्रियात्मक स्थिरता जो होती है। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए हैं। चलिए आई बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। देखिए, जो बालक बालिकाओं द्वारा जो ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, उनमें अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। तो उनमें अध्यापकों द्वारा 4 ऑप्शंस स्क्रीन पर दिए गए थे, जिनमें से जो CTET ने सही माना है, CBSE ने जो सही माना है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता में चर्चा भी करनी चाहिए। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, ये चीज़ें भी जानना जरूरी है। देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा मतलब नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। नगद पुरस्कार पा गए, ये बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, इस पर 2 आपकी परिभाषाएं। एक गुण के अनुसार इस पर कहना है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभिक करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है, अभिप्रेरणा। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट या आपकी परिभाषा पूछी जाती है। और जो ये अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा हम कैसे जानेंगे? जैसे आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता, उपलब्धि की अवधारणा, ये हमारे आंतरिक होते हैं। और बाह्य कैसा होता है? अगर पुरस्कार कोई कर रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है, कोई प्रोत्साहित दंड दिया जा रहा है, तो ये हमारे आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाते हैं। 2 अभिप्रेरणाएँ आपकी आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। तो बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। देखिए, एक बालिका है जो अपनी असफलता की योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराए कि मेरी योग्यता में कमी, इसलिए मैं बार बार असफल हो रही हूँ, या बार बार असफलताओं को होना उनके किस प्रकार की भावना का विकार हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाता है असहायता का सीखा हुआ भाव, लर्नड हेल्पलेस हम जो बोलते हैं। क्यों होता है? देखिए, जब कोई चीज़ बार बार असफलता आती है तो उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव विकास करता है। असहायता का सीखा हुआ भाव जो होता है एक मनोवैज्ञानिक चरण, जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण और उन स्थितियों से गुजरता है जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है। वह यह सोचने लगता है कि महसूस करने लगता है कि वह किसी व्यवस्था या कठिन परिस्थिति से उबरने में असमर्थ है, इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न जो और भी आपका इंटरेस्टेड रहेगा कि आप अपने विद्यार्थियों बालक बालिकाओं को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति को बचना चाहेंगे। यानी ये बचना है आपको, एक शिक्षक के रूप में आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने को कहेंगे। अब देखिए, निष्क्रिय रूप से तो कह नहीं सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि निष्क्रियता एक निगेटिविटी है। उनके पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ें, ये आप कर सकते हैं।
ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं को लागू करने का अवसर देना, तो अवसर देना, संबद्धता जोड़ना, ये चीज़ें पॉजिटिव हमारी होती हैं। पॉजिटिव वर्ड शब्द भी समझना बहुत ज़रूरी है। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ये भी चीज़ें हैं, उदाहरण के द्वारा भी बताना, गैर उदाहरण भी बताना, सीधे डायरेक्टली बताना। लेकिन आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार नहीं दोहराएं, निष्क्रिय रूप से नहीं करना है, ठीक है। निष्क्रियता एक अपने आप में निगेटिव वर्ड आ जाता है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो वह होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता एक ऐसा व्यक्तिगत कारक होता है जो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि अधिगम जो होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए अनुवांशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिक प्रभावित करता है, ठीक है। और इस पर सभी लोग, आप लोग जानते भी हैं कि वुडवर्थ यहाँ पे वुडवर्थ की एक परिभाषा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। और अधिगम को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तिगत कुछ कारक होते हैं, जैसे सीखने में तत्परता, रुचि, बुद्धि स्तर, वातावरण, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, ये चीज़ें आती हैं। और CDP का यह 30वां प्रश्न है कि अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो कोई भी अधिगम जो होता है वह किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो अधिगम जो होता है वह निराशा की भावना जिसके अकॉर्डिंग होती है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, अधिगम जो होता है निराशा की भावना द्वारा जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ये रहे आपके CDP के 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया। इस तरह सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी मॉडल पेपर भी आप लोग देख सकते हैं और प्रैक्टिस पेपर भी करने वाले हैं। तो CTET एग्ज़ाम को फतेह करना है, CTET 101% एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस बार पास करना है, क्वालिफाइड करना है। तो आइए मिल के करते हैं इस परिवार के माध्यम से, इस फैमिली के माध्यम से, जहाँ पर A to Z बात होती है, आपके भाषा में बात होती है, आपको समझाने की कोशिश की जाती है, आपको समझने के साथ साथ डिफिनेशन यानी उसके सारे ऑप्शन को जानने की कोशिश की जाती है। बाकी सभी कमेंट बारे में आप लोग कमेंट अब कर सकते हैं। मैं विजय जायसवाल यानी जायसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले क्लास के साथ, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।